बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की पागलपन की हद तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पूरे रीजन में नहीं हुआ, यानी ऐसा लगता है कि जंग ईरान की नहीं पाकिस्तान की लगी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने खित्ते में लड़ाई को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम का मजीद खून निचोड़ दिया जाए, और वही इन्होंने किया। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो तेल की असल कीमत है वो 158 रुपये है। शहबाज शरीफ अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला बताते थे कि सारे टैक्सेस खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, और 70 से 80 रुपए लीटर पेट्रोल वो ये कहते थे कि बेचा जाए। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत लगभग $120 के आसपास थी, और आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $90 के आसपास है, यानी पहले से बहुत कम है, बहुत कम है। और अभी कुछ अर्सा पहले तक तो $60-65 थी, तो तब भी ये बहुत महंगा बेच रहे थे। तो ये बेच रहे हैं 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं 1 लीटर। असल कीमत जो है वो 158 रुपए है। बाकी जितना पैसा है लगभग $250 वो हुकूमत टैक्स ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ये जो पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है और जो इस वक्त बेचा जा रहा है और आइंदा चंद दिनों तक बेचा जाएगा, ये पेट्रोल पाकिस्तान ने बहुत कम कीमत पे हासिल किया है। इस पेट्रोल को महंगा नहीं बेचना चाहिए था। इसके ऊपर जो मुनाफाखोर मुनाफा कमाएंगे और हुकूमत के हवारी इससे जो पैसा बनाएंगे माफियाज, वो 113 अरब है। यानी अवाम को 113 अरब का चूना इन्होंने रातों रात लगा दिया। पहले पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, फिर हुकूमत ने एकदम से कीमत को 55 रुपए बढ़ा दिया। और अब जब अवाम ने अच्छी खासी इनकी क्लास ले ली है, इनके सारे पुराने बयानात निकाल कर अवाम दिखा रही है। कई हमारे ऐसे दानिश्वर हैं, कई ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, बहुत सारे टाउट्स हैं। ये वो लोग हैं जो नून लीग के हमायती हैं, पीपल्स पार्टी के हमायती हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ती थी ना, तो ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे। ये इतने बेचारे परेशान हो जाते थे कि इनकी छलांग ही खत्म नहीं होती थी। ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे कि जनाब पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, आवाम की कमर टूट गई। आज ये सारे चुप हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज के स्टेटमेंट हो या शहबाज शरीफ के या नवाज शरीफ के स्टेटमेंट हो या बाकी काबीना के स्टेटमेंट हो, हैरत अंगेज तौर पर ढिठाई और बेशर्मी इन्होंने ओढ़ी हुई है। पंजाब में जो झूठ बोलने की मिनिस्टर है, वो झूठ बोलने वाली एक मशीन है पंजाब में जिसको मिनिस्टर बनाया हुआ। कभी वो कहती है कि जहाज जो है वो कोई एयरलाइन बन रही है, कभी वो कहती है कि 800 रुपए का सूट आ गया है। वो लोग निकालते हैं उसके ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर चेक करते हैं तो वो तो लाखों रुपए की चीज़ें पहनती है, टिकटॉकर जो वज़ीर आला है। और ये मिनिस्टर जो है वो दिन रात जूते पॉलिश करने के चक्कर में, कभी जनाब जूतों का झूठ, कभी सहाफ़ी ने जनाब ये झूठ बोला हुआ है उसको पकड़ के अंदर कर दिया, कभी बच्चा गटर में गिर गया, माँ और बच्ची गटर में गिर गया, वो झूठ बोला नहीं, ऐसा वाकई नहीं हुआ। हर चीज़ के ऊपर झूठ बोल बोल के, जहाज वाला भी झूठ बोल के। अब क्या जी, वजीर आजम ने ना लेवी कम कर दिए, यानी अवाम पे बोझ मुंतकिल किया, वजीर आजम ने लेवी कम कर दिया। और भाई लेवी 20 रुपए मजीद बढ़ा दी है गैर जरूरी तौर पे। लेवी भी बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाई है, लेवी भी साथ बढ़ा दी है 20 रुपए। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। मट्टी के तेल की क्या हालत की है जरा ये भी आप देख लें। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई है और डीजल की कीमत बढ़ाई है। जो सबसे बड़ी डकैती मारी है वो तो मट्टी के तेल में सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया इन्होंने। ये आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये वो पाकिस्तानी मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में गैस नहीं आती। गैस तो आती है ना अशराफिया के घरों में, गैस तो आती है बड़े बड़े शहरों में, गैस तो आती है जहां पे हुक्मरान क्लास रहती है। ये जो गरीब बेचारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो तो मट्टी के तेल पे गुजारा करते हैं। तो मट्टी के तेल जो गरीब आदमी का फ्यूल है और उसके घर के किचन में काम आता है, मट्टी के तेल के ऊपर सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये एक तस्वीर देखें नाज़रीन, ये तस्वीर जो है ना ये सारी कहानी आपको बता रही है। एक तरफ इमरान खान का फोटो है, एक तरफ शहबाज शरीफ का फोटो है, और शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर साहब का फोटो होना चाहिए था, साथ जनरल बाजवा का होना चाहिए था, क्योंकि इक्तदार में तो ये लोग हैं, ये तो बेचारे अर्दली हैं। चले फिर भी एक तरफ इमरान खान और एक तरफ शहबाज शरीफ। इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में $120 फी बैरल से महंगा पेट्रोल था, जिसे इमरान खान 150 रुपए फी लीटर बेच रहा था, यह लिखा हुआ है। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में $80 फी बैरल पेट्रोल है, जिसे शहबाज शरीफ 321 रुपए, वैसे 322 ही बनता है राउंड फिगर करें तो, 321 रुपए फी लीटर बेच रहा है। देखिए कितना फर्क है दोनों में। और ये तस्वीर पूरी कहानी सुना रही है। अब इन्होंने ना तवज्जो हटाने के लिए एक नया काम डाल दिया। तवज्जो हटाने के लिए करते क्या कि कोई ना कोई केस खोल के कोई ना कोई डाइवर्जन डाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को 9 मई के अंदर एक दफा फिर सजाएं सुनाना शुरू कर दी है। ले दे के ना
आसिम मुनीर रजीम के पास छुपने की एक ही चीज बचती है और वो 9 मई। पीटीआई कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई, सिक्योरिटी भी वहां से हटा दी गई और प्लानिंग के जरिए से 9 मई करवाया गया। अब पीटीआई का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हर दफा 9 मई ले आते हैं, तो जब भी ये कुछ बुरा करते हैं या जब भी इनसे कुछ बुरा हो जाता है, ये फौरी तौर पे 9 मई के पीछे छुप जाते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 9 मई के मुकदमात का एक मरतबा फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, सजाएं सुनाना शुरू कर दी कि जनाब 9 मई के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। अब ये देखें सजाएं, देखें, आप चेक करें। अदालत ने मुलजिमान की जायदादें भी जब्त कर दी और ये कोई GHQ हमला केस है, इसमें फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। जो आम लोग हैं उनमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल हैं, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अजहर, कंवल शौजब, शेख राशिद शफीक, फिर उसके बाद शहबाज गिल, वो पाकिस्तान में नहीं था, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा और बहुत सारे, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, फिर एजाज खान जाजी। ये पीटीआई के तकरीबन सारे लोगों को ही ना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना के सबको सजा दे दी। ये है 9 मई और ये है फैसला। और सुनाया क्यों गया? देखें ना, ये डाइवर्जन लगाते हैं, तवज्जो भटकाते हैं लोगों की। ठीक है, आप 9 मई की तरफ तवज्जो दें और सोशल मीडिया पे जो एक लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया इस अजीबोगरीब किस्म की प्राइस हाइक के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ भाई। इंपैक्ट आएगा तो पूरी दुनिया पे आएगा ना। दुनिया में 2%, 3%, 5% इतना इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने उठा के सीधा 21% इजाफा कर दिया। तो ये तो ऐसे बैठे हुए थे दाव के ऊपर कि हमारा कोई दाव लग जाए, हम कीमतें बढ़ा दें। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं सऊदी अरब, उन्होंने जाकर मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर सऊदी वज़ीर दिफा से। मैं इस हवाले से ना पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लगता क्या है। ये सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का ट्वीट है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। हमने मुमलिकत सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह के इकदाम इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं और इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमी से गुरेज करेगा, यानी कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर टाइप नहीं करेगा। तो एक तो ये कि उन्होंने बताया कि ईरानी फरीक, यानी एक फरीक पाकिस्तान और सऊदी अरब है और दूसरा फरीक ईरान है। देखिए, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान की कि उन्होंने अरब ममालिक पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने नाम लेकर मजम्मत अमेरिका और इसराइल की नहीं की कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया। सऊदी अरब के अंदर अमरीकी अड्डे पर अगर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जाते हैं और जाके यकजहती करते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर जारहियत करते हैं तो आर्मी चीफ वहां जाके किसी किस्म का इजहार यकजहती नहीं करते। यह क्यों है? देखें ना, ईरान भी बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे दोनों मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान के ऊपर भरपूर बमबारी हो रही है, ईरान के शहरी मारे जा रहे हैं, लगभग 1200-1300 बंदा ईरान का मारा गया, उनका सुप्रीम लीडर जो है उन्हें शहीद कर दिया गया, बेशुमार नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद ईरान के साथ ना इजहार यकजहती किया आर्मी चीफ ने, ना ईरान का दौरा किया, ना उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करवाया। लेकिन वहां ईरान ने अमरीकी अड्डों पे हमला किया गल्फ ममालिक में, तो आर्मी चीफ गए और सऊदी वज़ीर दिफा के साथ बैठ के एक फरीक के तौर पे उन्होंने अपने आप को पेश किया कि ईरान एक फरीक है और हम दूसरा फरीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब ईरान ने इस मौके पर एक हिकमत अमली की है, वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि मामला जा कहां पे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा सामने आया। पहले डोनाल्ड ट्रंप का दावा आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जिसे बुरी तरह मारा जा रहा है उसने माफी मांग ली है और अपने मशरिक़े वुस्ता के पड़ोसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं और वादा किया है कि वो इन पर मजीद गोलियां नहीं चलाएगा या मजीद इनके ऊपर हमला नहीं करेगा। यह वादा सिर्फ अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से किया गया है। वो मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा करने और हुकूमत करने के दर पे था। यह पहला मौका है कि ईरान हजारों साल में मशरिक़े वुस्ता के आसपास के ममालिक से हारा है। उन्होंने कहा, यानी उन ममालिक ने हमें कहा कि शुक्रिया सदर ट्रंप। तो मैंने कहा, यू आर वेलकम। ईरान अब मशरिक़े वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि वो मशरिक़े वुस्ता में हार चुका है। ही इज अ लूजर और कई दहाइयों तक वो रहेगा।
लूजर ही रहेगा जब तक कि वो हथियार डाल नहीं देते या ज्यादा इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। आज ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के गिरोह ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था, जिन्हें अब निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई और यह भी कहा कि ईरान ने माफी मांग ली है और वो इसलिए मांगी कि बहुत ज्यादा अमेरिका और इसराइल ईरान को मार रहे हैं और अरबों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब जरा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट जिस बुनियाद पे है वो बुनियाद क्या है। बुनियाद यह है कि ईरानी सदर ने अपने अरब ममालिक को मुखातिब किया है और उनसे बात की है मीडिया के जरिए से। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने इन अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो खलीजी ममालिक जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। देखिए, समझने की बात है, वो कह रहे हैं हम आपसे माफी चाहते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं कि आपके मुल्क पे हमें बम मारना पड़ता है, लेकिन हम अमरीकी अड्डों पे मारते हैं। आप अमेरिकन को रोकेंगे वो आपके मुल्क में बैठ के हमें ना मारे तो हम भी वापस नहीं मारना चाहते, लेकिन जब हमें मजबूरन मारना पड़ता है तो हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ईरान का ये तरीकाकार आप गौर कर लीजिए कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ना भी नहीं चाहता और अपना रिटेलिएशन भी करना चाहता है, जवाबी कार्रवाई भी करना चाहता है। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने माफी कह दिया और यकीन दहानी कह दिया कि ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान को अब ज्यादा हमला करने की जरूरत रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये देखें। और ये खबर अमेरिका से आ रही है। साबिक CIA तज्जियाकार लैरी जॉनसन, इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये एक नहीं 10 किस्म के लोग इंकशाफ कर रहे हैं। पहले तो हम आपको दे रहे थे इंटरनेशनल खबरों से, लोकल सोर्सेज के जरिए से। अब अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के सियासतदान और उनके दिफाई तज्जियाकार और साबिक अहलकार वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या मशरिक़ वस्ता में। उन्होंने बताया कि अमरीकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान ने 5 जदीद अमरीकी रडार तबाह कर दिए हैं। इनमें से 2 की मालियत $1 अरब फी थी, यानी $1 अरब का था वो, और 3 थार्ड मिसाइल की दिफाई बैटरियां तबाह हो चुकी हैं जो अमरीका के आलमी जखीरे का तकरीबन 30% है। यानी अमरीका का 30% जो है वो दिफाई बैटरियां वो भी तबाह हो गई हैं। एक हफ्ते में तकरीबन $4 अरब के रडार सिस्टम हमारे ज़ाया हो चुके हैं। बहरीन में अमरीकी बहरी तनसीबात तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अमरीकी फ़िज़ाई दिफा तकरीबन अंधा हो गया है उस रीजन में, यानी मिडिल ईस्ट में। आने वाले हमलों की वार्निंग 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट रह गई है। यानी जो हमें पता चलता था 30 मिनट पहले कि वहां से मिसाइल निकल रहे हैं, आ रहे हैं, हम पे हमला करेंगे, वो अमेरिकन को अब पता चलता है 1 मिनट पहले। जॉनसन के मुताबिक ईरान को अब रूस और चीन की वो हमायत हासिल है जो पहले कभी भी हासिल नहीं थी। ये तनाज़ा वसी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। अच्छा, ये नुकसानात हुए हैं, कुछ और तस्वीर और वीडियो भी आई हैं। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक उर्दन में एक अमरीकी थार्ड मिसाइल बैटरी का जो पूरा रडार सिस्टम है उसको अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के इब्तदाई दिनों में निशाना बनाया गया था और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तकरीबन $9 अरब का है और अमेरिका को बड़ा अरसा लग जाएगा इनको ठीक करने में। बाद चीज़ों को अमेरिका को ठीक करने में 5 से 7 साल भी लग सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। अच्छा, उर्दन में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसका रडार तबाह हो गया है। अब रडार के बगैर जो है वो जो उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं जो ड्रोन्स को और मिसाइलों को रोकते हैं वो नकारा हो गए। आपके पास रडार ही नहीं है तो आप पता कैसे करेंगे कहां से क्या आ रहा है। रडार पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर जाके उसको फिजाई दिफाई निजाम जो है वो निशाना बनाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल तभी काम आते हैं ना जब रडार काम करता है। तो रडार अब तो उसकी आंखें तो खत्म हो गई, देखने की सलाहियत तो खत्म हो गई, तो बगैर देखे तो मार नहीं सकते। अंधेरे में तीर चलाने का क्या फायदा। ये किया है ईरान ने। देखिए, ईरान कहता है जी अब हम सिर्फ इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक हिकमत अमली इसलिए भी कामयाब हुई है कि ईरान ने रास्ता क्लियर कर लिया। ईरानी मिसाइल कई ममालिक से गुजरने के बाद पहुंचता था इसराइल में। रास्ते में सऊदी अरब आ जाता है, रास्ते में UAE आ जाता है, रास्ते में उर्दन आ जाता है, फिर जाके इसराइल पहुंचता है मिसाइल। यानी उससे पहले जो है सबसे पहले तो ओमान आ जाता है। तो ये 4-5 ममालिक क्रॉस करके, समंदर क्रॉस करके फिर जाके वो मिसाइल पहुंचता है इसराइल में।
अब ईरान ने यह क्या किया, रास्ते में जितना भी रडार का सिस्टम था, मिसाइल के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी वो दूर कर दी हैं। और ये रुकावटें ठीक करने में अमेरिका को टाइम लगेगा। जहां ईरान का बड़ा नुकसान हुआ कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें डेवलप करने में कई साल लग सकते हैं, वहीं अमेरिका और इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ कि इसराइल ने अपने सामने जितनी दीवारें खड़ी की थी मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की मदद से वो दीवारें एक एक करके कमजोर पड़ गई, बल्कि गिर गई हैं। अब उनको दोबारा तामीर करने में इनको भी लंबा टाइम लगेगा। तो ईरान के पास अब यह सहूलत है कि वो इसराइल तक अपने मिसाइल और ड्रोन्स बड़ी मिकदार में भेज सकता है और उनके लिए पहले जैसे चैलेंजेस मौजूद नहीं रहेंगे। नाज़रीन, एक और खबर है, और यह खबर जनाब ये भी अमेरिका से है। अमेरिका के जो वजीर तवानाई हैं, यानी व्हाइट हाउस तर्जुमान बराए एनर्जी, ये कहते हैं जी कि ये लंबी चलने वाली गेम है। ईरान वसी पैमाने पर तेल के ज़खायर हैं ईरान में, जो दहशतगर्दों के हाथ में है, यानी उनकी हुकूमत को दहशतगर्द कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तेल के जो वसाइल हैं ये हमें चाहिए, हम वो ज़खायर दहशतगर्दों से लेने जा रहे हैं। जब हम ईरान का सारा तेल हासिल कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आबनाए हरमज में और ये रुकावट और तेल का बुरान कोई मसला नहीं रहेगा। देख लें, वेनेजुएला ये गए तेल के लिए, इराक में गए तेल के लिए। अभी इराक से जितनी कंपनियां भाग रही हैं सारी अमेरिकन कंपनियां जो तेल निकाल रही हैं इराक से। इस लड़ाई में अभी बहुत सारे लोग इराक से निकले हैं ना, तो जो अमेरिकन निकले वो सारे तेल का कारोबार कर रहे हैं। तो इराक से भी ये तेल निकालते हैं, कुवैत के साथ भी इनका इश्तराक है, सऊदी अरब के साथ भी इश्तराक है, वेनेजुएला में यही लोग तेल निकालते हैं, कंट्रोल कर लिया सारा का सारा। अब इसी तरह ईरान का तेल भी काबू करना चाहते हैं। यह है जनाब असल फड्डा, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। मामला तो पैसे का है, वसाइल का है, और वसाइल पे कंट्रोल चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास एक खबर है, ये इंजीनियर मिर्जा साहब जो हैं, इनका ये मैं पढ़ रहा था siyaasat.pk पे। इन्होंने कहा जी कि ईरान का ये कुछ नहीं छोड़ेंगे अमेरिका और इसराइल, तो ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अमेरिका की बात मानकर उन्हें डील कर लेनी चाहिए, और वो मुकाबला नहीं कर सकते। टार्जन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका कचूमर निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया। सारी ज़िंदगी हमें वाक़या करबला पढ़ाया है इन्होंने, और हमें सारी ज़िंदगी बताया कि आपको डटना चाहिए, जालिम के ख़िलाफ़, जारहियत के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। लेकिन ईरान को वो मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, मैं ना देख रहा था कुछ मौलवी जो सरकारी नौयत के मौलवी हैं ना, या जिनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जिन मौलवियों के अच्छे ताल्लुकात हैं, या जो उनके पैरोल पे हैं, या जो उनके साथ मिलने जुलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, वो मौलवी ईरान से ज़्यादा अमरीकी बयानियाँ फैला रहे हैं। वो मौलवी इस वक्त अमेरिका को पसंद कर रहे हैं, ईरान को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी यही कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊं कि चाइना ना कभी भी क्रेडिट हासिल नहीं करता, वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करता है। रशिया का जरा अलग है, उनको पहलवानी का शौक है, पहले सुपर पावर भी रहे इसीलिए। लेकिन चाइना रिजल्ट लेता, क्रेडिट नहीं लेता। चाइना ने बहुत मदद की है, और ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। चाइना और रशिया ने एग्जैक्टली बहुत मदद की है। रशिया ने तो बहुत सारी मदद मिसाइलों में, चीज़ों में वो की है, लेकिन जितनी एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट अचीव किए हैं ईरान ने मुख्तलिफ एरियाज में, वो चाइना की और रशिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका रूस का नाम तो लेता है बार बार, चीन का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि अब चीन कोई और चीज़ बन गया है। और अमेरिका को यह पता है कि अगर वो चीन के साथ बराह रास्त किसी लड़ाई में आ गया तो याद रखिएगा, एक हफ्ते से एक महीने के अंदर दुनिया के ज़्यादा ममालिक चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा उनके ज़्यादा मफादात चीन के साथ जाकर मिलते हैं। और एक चीज़ और है, अगर ये जंग जारी रहती है और डोनाल्ड ट्रंप इसी रविश पे कायम रहते हैं अगले अपने टेन्योर में पूरा होने तक, तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है ना, वो कोई नहीं बचना। ये सीधी सी बात है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।